स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स इनके बारे में हमने बात की। तो अगला जो टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स that affect the rate of reaction and how these factors affect the rate of reaction we will discuss together. तो सब इससे पहले कि हम फैक्टर्स की बात करें, आपको सबसे पहले एक छोटा सा एक आइडिया देंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आती है, एक थ्योरी दी गई जिसको हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। हालांकि ये कोलिजन थ्योरी विल डिस्कस्ड इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, बट फॉर स्टडीइंग द फैक्टर्स a compact knowledge of collision theory is essential. So firstly we discuss about the collision theory. collision का मतलब क्या होता है? collision का मतलब होता है टकराना किसी चीज का, एक दूसरे के साथ टकराना, इसको हम कहते हैं collision। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन का मतलब दो चीजों के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेट टू रिएक्टेंट्स A प्लस B और इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो A और B आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट तब बनेगा जब A और B एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और साथ साथ इनके पास एक प्रॉपर एनर्जी होगी। ये दो फैक्टर याद रखना है आपको। वे दो चीजों के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन होनी है, केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल बॉन्ड बनना है, तो दो चीजों के बीच में केमिकल बॉन्ड तब बनेगा जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे और इसके साथ इनके पास एक प्रॉपर एनर्जी होगी। तो कोलिजन थ्योरी यही है, इसको और डिटेल में आगे हम रीड करेंगे। केमिकल रिएक्शन में फिर से बताता हूं, दो चीजें जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगी तब तक उनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 11th में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। केमिकल रिएक्शन में जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होती है। ओल्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म। पुराने जो केमिकल बॉन्ड हैं वो तो टूटेंगे, जरूरी नहीं है सारे, लेकिन कुछ पुराने केमिकल बॉन्ड टूट करके उनकी जगह पे कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल में उनकी रीअरेंजमेंट होती है। बाय द वे, द केमिकल रिएक्शन इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल एंड दिस रीअरेंजमेंट टेक प्लेस बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखना बेटा। सबसे पहले क्या बताया, केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। अगर दो चीजों में केमिकल बॉन्ड बनना है या केमिकल रिएक्शन होनी है तो उनका आपस में टकराना जरूरी है और टकराने के साथ साथ उनमें एक प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि आखिर ये फैक्टर्स जो है कौन कौन से हैं जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में इसमें हम दो फैक्टर बनाएंगे। एक तो डिपेंड करता है स्टेट पे, यानी जो रिएक्टेंट्स है वो किस स्टेट में है, गैसियस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है। ठीक है, अब यहां से देखिए, अभी मैंने क्या बताया, केमिकल रिएक्शन के लिए आपस में दो सब्सटेंसेस का, दो पार्टिकल्स का कोलिजन जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कि गैसियस पार्टिकल के बीच में रिएक्शन हो रही है तो कोलिजन विल बी, देयर विल बी मोर चांस ऑफ कोलिजन, सो द रिएक्शन विल बी फास्ट। बट इन केस ऑफ सॉलिड, बिकॉज द इन केस ऑफ सॉलिड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल, in this way the collision also not possible, hence there is a negligible chance of chemical reaction between substances. दूसरी चीज बेटा इनका नेचर।
नेचर में, जैसे आयनिक सब्सटेंस, आयनिक या कोवेलेंट, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखना ये बेटा, आयनिक जितनी भी रिएक्शन होती है, जितनी भी रिएक्शन आयनिक है वो सारी फास्ट होती है मोस्टली, और जितनी कोवेलेंट रिएक्शन है वो सारी क्या होती है, स्लो होती है। इसका मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन नेचर पे डिपेंड करता है। एक तो स्टेट पे, स्टेट में आप कह सकते हैं कि जो गैसीय सब्सटेंस है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसके बाद लिक्विड और इसके बाद सॉलिड, यानी सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा, गैस। क्यों, इसमें कोलिजन के चांस ज्यादा होंगे। अब बात अगला नेचर में कि रिएक्टेंट आयनिक है या कोवेलेंट है। अगर आयनिक रिएक्टेंट होंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और अगर कोवेलेंट होंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। यहां मैं लिख रहा हूं, अगर आयनिक है तो रिएक्शन फास्ट, और अगर कोवेलेंट रिएक्टेंट है तो मोस्टली रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो मैंने कहा केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें रिएक्शन करवानी हुई Na2CO3 प्लस CaCl2। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन बनाओगे तो क्योंकि आयनिक कंपोनेंट, आयनिक कंपाउंड है, जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएंगे। Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और CO3 डबल नेगेटिव अलग हो जाएगा। क्यों, सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं। इन द सेम वे कैल्शियम एंड क्लोराइड। अब जब इन दोनों को देखिए, मैंने कहा केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। अभी हमने रिएक्शन शुरू नहीं की, लेकिन क्योंकि ये आयनिक कंपोनेंट है, जैसे ही इनको रिएक्शन करने के लिए आप इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो बॉन्ड टूटने वाली प्रक्रिया है वो इनको मिलाने से पहले ही होगी। भाई केमिकल रिएक्शन में दो काम होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, लेकिन बॉन्ड टूटने वाला काम रिएक्टेंट को मिलाने से पहले ही हो गया। इसलिए जो आयनिक कंपोनेंट हैं इनकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब इसमें होना कुछ नहीं, अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, इफ बोथ दीज रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड इन सेपरेट कंटेनर, देन देयर विल बी ओनली द ट्रांसफर ऑफ आयंस. Calcium will combine with carbonate and chloride will combine with sodium, and the new product will be formed. In this way, the chemical reaction is completed in two steps: breaking of bond and formation of bond. But breaking of bond takes place before the starting of reaction. Or you can say the 50% reaction completed when you make the solution of reactants. तो इस वजह से जो आयनिक कंपोनेंट की रिएक्शन है, जो आयनिक सब्सटेंसेस की रिएक्शन है, वो स्लो, वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें आधा काम तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन अगर कोवेलेंट की बात की जाए तो कोवेलेंट को अगर आप सॉल्यूशन डिसॉल्व भी करते हैं तो उनमें बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। वो ब्रेक तब होंगे जब दूसरा रिएक्टेंट आकर के और उनके ऊपर अटैक करेगा। इसका मतलब रिएक्शन शुरू होने के बाद पहले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। आयनिक में क्या हुआ था, बॉन्ड पहले ही ब्रेक हो चुके थे, लेकिन कोवेलेंट में क्या होगा, रिएक्शन शुरू होने के बाद पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर बनेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस रिएक्शन शुरू होने के बाद हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ज्यादा टाइम लेगी, ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, और ये वाली बहुत कम टाइम कंज्यूम करेगी। इसके बाद बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट जितनी ज्यादा होंगे रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। बहुत सिंपल सी बात है भैया, आप लकड़ी जलाते हो, ठीक है, लकड़ी जितनी ज्यादा होगी आग उतनी तेज जलेगी। ठीक है, तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन उतनी ही फास्ट हो जाएगी। आगे बेटा टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनमें मूवमेंट बढ़ेगी,
और मूवमेंट बढ़ेगी तो कोलिजन होने के चांस बढ़ेंगे, और जब कोलिजन होने के चांस बढ़ेंगे तो मतलब रिएक्शन फास्ट होगी। थर्ड इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपने लोअर क्लास में नहीं पढ़ा होगा। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। अगर इस तरीके से कैटलिस्ट दो टाइप के, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। आगे बेटा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई द पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर रिएक्टिव देन सॉलिड। यानी कोई भी सब्सटेंस है अगर वो अपने पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है तो ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाता है? इसकी वजह है बेटा कि जब हम पाउडर्ड सब्सटेंस लेते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से चांस ऑफ कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अभी मैंने बताया रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? कोलिजन। इसका मतलब कोलिजन का चांस जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाएगी। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डस्टर है, इसका हमने सरफेस एरिया लिया, तो अभी इसका सरफेस एरिया क्या है? दिस एरिया प्लस दिस, ठीक है। इसके 6 साइड्स हैं, इन 6 साइड्स का एरिया। लेकिन अगर हम इसके 3 पार्ट कर दें तो ये वाला एरिया तो रहेगा, लेकिन बीच में जो इसका पार्ट निकल रहा है, जो अंदर छुपा हुआ है, वो उतना एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब जितने छोटे छोटे पार्ट करोगे सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से चांस ऑफ कोलिजन भी उतनी बढ़ती जाएगी। अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसके बाद बेटा प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। हालांकि दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस ओनली सम काइंड ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, just like photosynthesis, just like breakdown of HCl and some other reactions, that is photosensitive. But in case of these photosensitive reactions, the rate of reaction also depend on radiation. If there is more radiation, it means there is more energy, and if there is more energy, it means the reaction is more prone to be take place. तो इस तरीके से अगर मान लीजिए रेडिएशन ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। हालांकि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, there are some reactions which take place within a fixed frequency, I can say wavelength of radiations. For example, आपने पढ़ा होगा, जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक पर्टिकुलर टाइप के या पर्टिकुलर कलर की लाइट में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेडिएशंस का भी प्रभाव पड़ता है, रेडिएशंस भी अफेक्टेड करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन सभी रिएक्शन को नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शंस को करती है। द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड द फोटोकेमिकल रिएक्शंस रेट नो डाउट डिपेंड ऑन रेडिएशन. It may be the rate of reaction directly proportional to the presence of radiation, but sometimes in case of some particular type of reactions, the rate of reaction depend on a particular wavelength of light. तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है. हालांकि डिटेल में हम यहां पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नेचर तो मैंने बता दिया, ठीक है. सब इसके बाद जो पहला पार्ट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो इफेक्ट है ये और डिटेल में पढ़ेंगे. टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है. कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में, लेकिन ये हम नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन जो है वो किस तरीके से अफेक्टेड करती है. एंड आई वांट टू रिमाइंड यू दैट सम points of concentration of reactant or reaction speed you have studied in 7th unit of class 11. तो बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा. थैंक यू.